जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी अमर एक बार फिर उसी पुराने अंदाज में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अंदाज भले ही पुराना है दोस्तों, पर आज का चैप्टर नया है। आज हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली कक्षा में गुप्त काल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में स्टडी करेंगे। गुप्त काल में हमने विभिन्न गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में फिर उसके बाद हम लोग गुप्त काल की कला के बारे में पढ़ा था, क्योंकि गुप्त काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता था। इसलिए हम लोगों ने गुप्त काल को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, जो भी क्वेश्चन गुप्त काल से बनेंगे उसको हम एक क्वेश्चन वाले वीडियो के माध्यम से, जैसा कि हम लोग लेकर आते हैं, जब जो 3 चैप्टर खत्म हो जाता है तो हम एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं वन लाइनर, उसके माध्यम से हम लोग उसको कर लेंगे। तो आज हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जिन लोगों को इस बुक्स की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। गुप्तोत्तर काल का राजनैतिक विस्तार। ठीक है, उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, कौन सा वंश? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर या अस्थानेश्वर थी। थानेश्वर ज़्यादातर देखने को मिलता है। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। इसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की। यह इस वंश का चौथा शासक था। कौन सा शासक था? तो चौथा शासक था। इसके पहले भी 3 शासक हो चुके थे। ठीक, इसकी पत्नी का नाम यशोमती था। क्या था इसकी पत्नी का नाम? यशोमती था इसकी पत्नी का नाम। वह अपने पति के साथ सती हो गई थी। इसके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, इसकी पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। मालवा के राजा जो थे देवगुप्त थे, उन्होंने गृहवर्मन की हत्या कर दी। गृहवर्मन जो हर्षवर्धन का क्या था, जीजा था, उसको जो है इन्होंने मार दिया था और उनकी बहन राजश्री को बंदी बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ और राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार डाला। शशांक जो था, गौड़ का राजा था शशांक, उसने राज्यवर्धन को मार डाला। ठीक है, फिर पॉइंट निकल के आता कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, जो बोधि वृक्ष थे उसको शशांक ने कटवा दिया था। आगे पॉइंट आता है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाई। ये क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कहाँ अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। पहले इसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। जब शशांक को पराजित किया फिर कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ये एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछ चुका। ठीक है, फिर पॉइंट आता है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित करके दक्षिण पथेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी। फिर पॉइंट आता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। ये क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन, ये ह्वेनसांग था, ये किसके दरबार में आया था, या किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। फिर अगला पॉइंट आता है कि ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। ह्वेनसांग के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयाग इलाहाबाद में हर्षवर्धन की सभा में शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव की पूजा करता था, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। कौन? हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन जो था ये ह्वेनसांग से मिलता है, उसके बाद यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ जाता है और उसी में ये प्रयागराज में जो थी एक सभा का सम्मेलन भी करता है। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ये देखिए, बाणभट्ट का नाम भी निकल के आता है, ये भी हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तकें लिखी है। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि 606 से 647 ईस्वी तक है। कब? 606 से 647 ईस्वी तक है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाट्य, एक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाट्य हैं। ठीक है, और कुछ साथी कह रहे थे कि सर जो है भैया ये सीरीज पूरा आप कंप्लीट करवाइएगा। तो देखिए भाई, ये सीरीज पूरा चलेगा, पूरा जो भी है
हम लोग पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी, जियोग्राफी, इस तरीके से इसको एक एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और पूरा इस बुक का हम लोग रिवीजन करेंगे। आपका भी रिवीजन होगा, साथ साथ मेरा भी रिवीजन होगा, और इस बुक के बारे में क्या कैसे दिया गया इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए कि नहीं आधे पे पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, तो ये कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा कमेंट किया कीजिए ताकि उत्साह बढ़े, लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, हर्षवर्धन ने ये तीनों नाटक, आइए इधर आइए, हर्षवर्धन ने ये तीनों नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? तो सूती वस्त्रों के लिए मथुरा प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। अंतिम हिंदू सम्राट किसको माना जाता है? हर्षवर्धन को माना जाता है। फिर दक्षिण भारत में 500 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच भारतीय इतिहास की शक्ति एवं चमक नर्मदा से दक्षिण की ओर रही थी। यही समय है जब दक्षिण में दो प्रमुख राजवंश के रूप में महाराष्ट्र में चालुक्य एवं दक्षिण आंध्र तथा उत्तरी तमिलनाडु में पल्लव वंश की स्थापना होती है। ठीक है, यही वो समय है 500 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, जब दक्षिण में जो है महाराष्ट्र में चालुक्य एवं आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में पल्लव वंश की स्थापना होती है। फिर क्या होता है? चालुक्य शक्ति का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था, जबकि पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ये क्वेश्चन बनता है, देखिए संस्थापक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आप कुछ याद कीजिए चाहे ना याद कीजिए, लेकिन किसी भी वंश का संस्थापक, उसका समय पीरियड, ये आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, 6वीं सदी में लगभग दोनों शक्तियों का उद्भव हुआ। चालुक्यों की राजधानी बादामी वातापी थी, जबकि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, इस काल की प्रमुख घटना है चालुक्य पल्लव संघर्ष। ठीक है, ये इस काल की प्रमुख घटना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में हम लोग देखते हैं, पल्लव वंश में क्या कैसे है, किस तरीके के राजा हुए, किस तरीके से उनकी युद्ध नीति थी, तो पल्लव वंश में हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, आप लोग पूरा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, लेकिन हिस्ट्री का सबसे अहम हिस्सा होता है हिस्ट्री को याद करना। हिस्ट्री याद होती नहीं है, कहते नहीं है कि सब विषयों में सबसे ज़्यादा इतिहास जो है परेशान करता है। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन आप लोग उसको मतलब याद करने का तरीका, आप किसी भी घटना को उसको लिखिए, घटना का समय लिखिए कि यह घटना कब हुई थी। ठीक है, उसको आप लिखिए, एक लिस्ट बनाकर उसको दीवार पर चिपका लीजिए, उसको बार बार देखिए हिस्ट्री कैसे नहीं याद होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं और हिस्ट्री में अपना पकड़ बना सकते हैं। आगे देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश में दिया है कि सिंह विष्णु के दरबार में लेखक भारवी रहता था, जिसने किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी थी। कौन? भारवी ने, ये भी याद रखिएगा, भारवी ने किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी थी। फिर पॉइंट आता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि इस वंश के प्रमुख शासक थे। देखिए, 2 ही 3 नाम है, प्रथम द्वितीय करके है। जैसे महेंद्र वर्मन प्रथम है, नरसिंह वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन द्वितीय है, परमेश्वर वर्मन प्रथम है और नरसिंह वर्मन द्वितीय है। यही 2-3 नाम है जो इसके शासक रहे हैं पल्लव वंश के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपराजित वर्मन था। कौन था? अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। महाबलीपुरम के रस मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने किया था। किसने किया था? नरसिंह वर्मन ने किया था। ये इसके कार्य हैं, इसको याद रखिएगा, महाबलीपुरम के रस मंदिर का निर्माण। फिर आता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। सबसे शक्तिशाली शासक होने के नाते इसने जो थी वातापी कोंड नामक उपाधि धारण की थी। ठीक है, फिर पॉइंट आता है कि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगमप्रिय की उपाधि धारण की थी। आगमप्रिय की उपाधि धारण की थी किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। देखिए, इसके बाद हम लोग जो है अब प्राचीन भारत के इतिहास की समाप्ति की तरफ हैं। अब धीरे धीरे अरबों का आक्रमण होगा और इस तरीके से मध्यकालीन भारत में हम लोग प्रवेश करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी है 1-2 लेक्चर होगा इस पे, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जब पल्लव वंश का हो गया, चालुक्य वंश हो गया, तो इसी के बीच में अरबों का आक्रमण होना स्टार्ट होने लगता है। इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में था। किस शैली में? द्रविड़ शैली में हुआ था। नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि दंडी या दांडिन जिसको कहा जाता था, इसने वश कुमार चरितम नामक पुस्तक लिखी थी।
फिर आता है इस संघर्ष की शुरुआत पुलकेशिन प्रथम ने की थी, जिसने पल्लव क्षेत्र पर हमला कर पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित करके बेंगी का भूभाग छीन लिया था। फिर उसने बेंगी के शासक के रूप में अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को स्थापित किया और फिर विष्णुवर्धन ने बेंगी में चालुक्यों की एक पृथक शाखा को स्थापित किया। देखिए इसमें क्या प्रमुख था, चालुक्य और पांड्य का संघर्ष देखने को मिलता था, चालुक्य और पल्लव का। तो इसमें जो थे पल्लव क्षेत्र पर पुलकेशिन प्रथम ने हमला कर दिया था पल्लव क्षेत्र में, तो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन पराजित हो गया था और एक बेंगी नामक क्षेत्र था उसको जीत लिया था पुलकेशिन प्रथम ने। इसने वहां पर अपने भाई को उसका जो था बनाया था, शासक बनाया था और अंत में वहीं से चालुक्य शाखा एक पृथक शाखा के रूप में एक नई शाखा जन्म लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसे बेंगी के चालुक्य का नाम दिया गया। क्या नाम दिया, उसी शाखा को बेंगी के चालुक्य का नाम दिया जाता है। शीघ्र ही महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस पराजय का बदला लिया जब उसने चालुक्यों पर हमला कर दिया और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके मार डाला और उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया। फिर उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की और इसी के नाम पर महाबलीपुरम पड़ा। ठीक है, उस महेंद्र वर्मन का जो पुत्र नरसिंह वर्मन था वो पराजय का बदला लिया, उसने चालुक्यों पर हमला किया, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके मार डाला और उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया और उसी के बाद जो था जो ये नरसिंह वर्मन प्रथम था ना, इसी ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, महाभल्ल जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, महाभल्ल, इसकी उपाधि धारण की थी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन था जिसे आदित्य चोल ने विस्थापित कर दिया, जिससे चोल शक्ति का विस्तार हुआ। उसी प्रकार दक्षिण में अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, उसे गद्दी से हटाने के बाद उसके सेनापति दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्धन द्वितीय था। देखिए अंतिम पल्लव शासक कौन था, अपराजित वर्मन था अंतिम पल्लव शासक। इसको जो था हटाकर या इसको विस्थापित करके आदित्य चोल ने चोल वंश की स्थापना की, चोल शक्ति का विस्तार करने लगा। और जो अंतिम चालुक्य शासक था कीर्तिवर्धन द्वितीय, कीर्तिवर्धन द्वितीय को गद्दी से हटाकर दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंतिदुर्ग कौन था, ये इसी का सेनापति था, उसने जो था राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इस तरीके से चालुक्य और पल्लव वंश की समाप्ति हो जाती है और दो नए वंश निकल के आते हैं, पल्लव वंश, और जो था पल्लव वंश के स्थान पर चोल वंश निकल के आता है और एक वंश निकल के आता है चालुक्य वंश। ठीक है, इस तरीके से दो नए वंश निकल कर आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, गुप्तोत्तर काल का प्रशासनिक विस्तार। गुप्तोत्तर काल का प्रशासनिक विस्तार कहाँ तक था, किस तरीके की इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इस काल में राजाओं के द्वारा बड़ी बड़ी उपाधि धारण की जा रही थी तथा राजा का संबंध देवताओं के साथ जोड़ा जाता था। ठीक है, जैसे पीछे गुप्त काल में पराजित शासकों और सामंतों को सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित किया जाता था, जबकि गुप्तोत्तर काल में अब इन्हें राज्य के मुख्य क्षेत्र में भी स्थापित किया जाने लगा। इस कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, अब कुछ सामंतों को भी अधिकार का पद दिए जाने लगा, इस कारण नौकरशाही सामंतीकरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इस काल में सरकारी अधिकारियों को भी भूमि अनुदान के रूप में वेतन दिए जाने लगा। इसका एक कारण मुद्राओं की कमी थी। इस काल में मुद्राओं की कमी होने लगी, जिसके फलस्वरूप सरकारी अधिकारियों को भी भूमि अनुदान दिया जाने लगा, कि वेतन के रूप में उनको भूमि दिया जाने लगा। फिर अगला पॉइंट है कि 5वीं सदी के बाद मंदिरों एवं मठों को भी बड़ी संख्या में भूमि अनुदान के रूप में वेतन रूप दिया जाने लगा। इस कारण भूमिधारी मंदिर एवं मठ का उद्भव हुआ। ठीक है, मंदिरों के नाम पर भी भूमि दान दिए जाने लगे, कि इस मंदिर के नाम पर ये भूमि यहाँ की हो गई। इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर गुप्तोत्तर काल की सामाजिक संरचना कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था यहाँ की कैसी थी, किस तरीके का समाज यहाँ पर रहता था, किस तरीके की सामाजिक संरचना थी, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत। गुप्तोत्तर काल की सामाजिक संरचना। गुप्तोत्तर काल की पूर्व मध्यकाल के सामाजिक संरचना में लगभग समानता पाई जाती है, जिसका वर्णन गुप्तोत्तर काल में ही कर दिया जाता है। इस काल में उपजातियों से उपजातियों का विकास हुआ। गुप्त काल के अंत में व्यापार को धक्का लगा था, इस कारण विभिन्न प्रकार के पेशेवर समूह जाति के रूप में ढलते चले गए। उदाहरण के लिए बढ़ई, लौहार, सुनार आदि जो थे ये अपना जो था पेशेवर काम करना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, फिर जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। इस काल की विशेषता है कि इसमें जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। कश्मीर लेखक कल्हड़ ने
कल्हड़ की एक राजतरंगिणी बुक है, जो कश्मीरी लेखक है, जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में उन्होंने कल्हड़ में राजतरंगिणी में लिखा है। तो इसमें दिया है कश्मीरी लेखक कल्हड़ के अनुसार कुल 64 जातियाँ थी तथा 36 प्रकार की क्षत्रिय जातियाँ थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस काल में महिलाओं को स्वयंवर की अनुमति राजपूत लड़कियों को प्राप्त हुई, अर्थात राजघराने में स्वयंवर का प्रचलन था। साथ ही महिलाओं के संपत्ति के अधिकार में वृद्धि देखी गई। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई टीका मिताक्षरा में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार को बढ़ाया गया। इस टीका में संपत्ति के अधिकार पर 2 पृथक स्कूल हैं। एक है मिताक्षरा जो कि विज्ञानेश्वर का है, जबकि दूसरा है दाया भाग जो कि जीमूतवाहन का है। मिताक्षरा जो था ये स्कूल संपूर्ण भारत में लागू है, जबकि दाया भाग स्कूल बंगाल और असम में लागू था। ठीक है, मिताक्षरा स्कूल में जन्मना स्वतत्व पैदा होते ही संपत्ति का अधिकार है, जबकि दाय भाग स्कूल में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को संपत्ति प्राप्त होती थी। इस तरीके से 2 पॉइंट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला पॉइंट है, इस काल में एक पृथक जाति के रूप में महत्तर का विकास हुआ। महत्तर गांव के एक मुखिया को कहा जाता था तथा उसके अनुमोदन से ही भूमि का आदान प्रदान होता था। अब वह एक जाति बन गया था। क्या बन गया था? महत्तर एक जाति बन गया था। इस काल में अछूतों की संख्या में विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, अछूतों की संख्या में जो थी विस्तार देखने को मिलता है। फिर देखते हैं आगे, निम्नलिखित कारणों से अछूतों का उद्भव एवं उनकी संख्या में विस्तार हुआ। कारण क्या थे? पहला है, कुछ गैर आर्य समूहों से पराजित होने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में भाग खड़े हुए तथा अलग अलग होकर निवास करने लगे। वे अछूत की श्रेणी में ढल गए। ठीक है, जैसे कुछ गैर आर्य थे जो आर्य समूह से पराजित हो गए तो भाग गए, सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर बस गए। ठीक है, उसके बाद जो है वो भी अछूत की तरह श्रेणी में ढलने लगे। ठीक है, फिर आता है कि कुछ जनजातियां अछूत की श्रेणी में चली गई। फिर आता है कि कुछ खास प्रकार के शिल्पियों की सामाजिक दशा में गिरावट आई और वे अछूत की श्रेणी में चले गए। अछूतों के लिए पंचम एवं अंतवासीन शब्द का प्रयोग होता था। देखिए, इस तरीके से जब शब्द आए ना, इसको भी आप लोग नोट किया कि जैसे पंचम और अंतवासीन। जैसे क्वेश्चन बनता है कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि अंतवासीन या पंचम शब्द किससे संबंधित है, तो ऑप्शन दिया रहेगा अछूतों से, क्षत्रियों से, ऐसे दिया रहता है। तो उसको आप लोगों को सही करना होगा कि अछूतों से संबंधित है अंतवासीन शब्द। ठीक है, इस तरीके से आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा ही है, बट इतना ही था आज, इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेरी रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई सजेशन रहे या कोई और चीज़ रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।